ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई बैकग्राउंड का मसला तो नहीं आपको पड़ा? जी सर हाँ। क्लियर है? ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, ओके, फिर शुरू करते हैं। तो अभी जो हमने मॉड्यूल शुरू किया हुआ है वो है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, कि बेसिकली हर वो एप्लीकेशन जो कि HTTP या HTTPS इस्तेमाल करती है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजिंग हो गई, या कोई आपकी मोबाइल ऐप है या डेस्कटॉप ऐप है जो कि डेटा ट्रांसमिशन जो है HTTP के थ्रू करती है, तो उसमें क्या वनरेबिलिटीज होती हैं, उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन शुरू की थी और हमने बेसिकली HTTPS पे बात की थी, और हमने कहा था कि किस तरीके से सिक्योरिटी हेडर्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर टू सिक्योर योर एप्लीकेशन। तो आज हमने उन्हीं हेडर्स पे बिल्ड करना है और नए हेडर्स को हम देखेंगे। और आज जो हम वनरेबिलिटी को डिस्कस करेंगे वो है क्लिक जैकिंग। तो पहली बात तो आ जाती है कि क्लिक जैकिंग होता क्या है। ठीक है, क्लिक जैकिंग के मुख्तलिफ नाम हैं। क्लिक जैकिंग कहते हैं यूज़र इंटरफेस रीड्रेस अटैक, UI रीड्रेस अटैक, UI रीड्रेसिंग। तो ये सारे के सारे एक ही चीज़ का नाम है और वो है क्लिक जैकिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक मलिशियस टेक्निक है जिसमें आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वो वेबसाइट का ओनर जो है वो आपको ट्रिक करेगा कि आप वेबसाइट पे किसी जगह पे क्लिक करें। आप समझ रहे हो कि आप वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, जबकि इन रियलिटी उस वेबसाइट के पीछे एक और वेबसाइट हो जो कि एग्जिस्ट करती है पर आपको नज़र नहीं आ रही। और आप जब क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट के पेज के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे, जबकि आपको लग रहा है कि आप किसी और चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी की जा सकती है, आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर आपसे कोई ऐसा काम करवाया जा सकता है जो कि आप नहीं करना चाह रहे थे, आपको पता भी नहीं कि आप कर रहे थे, पर वो हो गया आपसे। और इसके हम अभी एग्जांपल देखते हैं तो आपको एक चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, क्लिक जैकिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। मेन जो है वो क्लासिक क्लिक जैकिंग क्या होती है कि आपका जो अटैकर है वो बेसिकली आपको एक वेब पेज शो करता है, और उस वेब पेज में हिडन लेयर्स होती हैं। यानी एक लेयर है जो कि आपको नजर आ रही है, और एक वेब पेज की लेयर है जो कि नजर नहीं आ रही पर वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और क्लासिक क्लिक जैकिंग में क्या होगा कि बेसिकली यूजर को मैनिपुलेट किया जाएगा कि वो किसी जगह वो कर्सर इस्तेमाल करे, किसी जगह पे क्लिक करे, तो इन रियलिटी वो जो समझ रहा है कि मैंने जहाँ पे क्लिक किया है, इन रियलिटी किसी और चीज़ को क्लिक किया जा रहा हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि आपके ब्राउज़र की सेटिंग इस तरह से है कि आपने एक दफ़ा अमेज़ॉन के अकाउंट में लॉगिन किया था और अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सारे डाल दिए थे, और उसके बाद आपने साइन आउट नहीं किया। तो यानी अमेज़ॉन का पेज जो है वो आपके ब्राउज़र में ऑथेंटिकेटेड है। अगर आप अमेज़ॉन का पेज खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के साथ साइंड इन नहीं खुलेगा। इट्स नॉट कि आपको दोबारा साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका ऑलरेडी सीन एग्जिस्ट करता है। अब क्या होता है कि एक मलिशियस अटैकर है, वो एक वेब पेज बनाता है, और उस वेब पेज में क्या करता है कि अमेजोन का एक सिंगल क्लिक परचेज बटन ऐड कर देता है एक आई फ्रेम में, और उसकी ओपेसिटी जो है उसे सेट कर देता है टू 0। और ये सब कुछ वो अपने वेब पेज के अंदर कर रहा है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि एक यूज़र ने वेब पेज बनाया है, कोई फैंसी सा है, फॉर एग्जांपल खूबसूरत सी एनिमेशन है, उसमें खूबसूरत तस्वीरें नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, और उसमें बैकग्राउंड में जो आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही वो है कि अमेजोन का एक और पेज उसके अंदर लोडेड है। ठीक है, और अमेजोन का वो पेज ऑलरेडी साइंड इन है, क्योंकि आपके ब्राउजर में वो नजर आ रहा है। तो आपके ब्राउजर में मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि आप अमेजोन के अकाउंट में साइंड इन है, तो वो अमेजोन का पेज जो है वो आपके अकाउंट से लॉग्ड इन है, और वो यूजर का जो वेब पेज है, जो अटैकर है उसके वेब पेज के अंदर वो पड़ा हुआ है, पर वो आपको नजर नहीं आ रहा है। अमेजोन का पेज क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि उसकी ओपेसिटी 0 है, यानी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये एक आई फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आई फ्रेम बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि आपका एक पेज है, आपने वेब पेज बनाया है, तो आप आई फ्रेम इस्तेमाल करके उस वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज को एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस चीज को अगर मैं ड्रॉ करके शो करूं तो ये एक वेब पेज है, इसमें एक आई फ्रेम इंक्लूडेड है, और इस आई फ्रेम के अंदर एक और पेज, कोई एक्सटर्नल पेज जो है वो लोडेड है। यानी आप आई फ्रेम में सोर्स बता देते हैं, फॉर एग्जांपल google.com या www.amazon.com, तो वो पेज जो है वो इस आई फ्रेम के अंदर लोड हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि यूजर जो मलिशियस यूजर है, जो अटैकर है, उसने इस पेज को इस तरीके से क्रिएट किया है कि इसके अंदर जो आई फ्रेम है उसकी ओपेसिटी 0 है, यानी इसके अंदर जो भी चीज लोड होगी वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब अगली चीज अटैकर क्या करता है कि अपने वेब पेज में वो एक बटन डाल देता है। फॉर एग्जांपल बटन पे लिखा हुआ है क्लिक टू प्ले एनिमेशन। अब यूजर जो है उसे ये चीज नजर आ रही है, जबकि आप लोगों को पता है, अटैकर को पता है, हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे इन रियलिटी एक आई फ्रेम पड़ा हुआ है जिसके अंदर अमेजोन का पेज लोडेड है, पर क्योंकि ओपेसिटी 0 है इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। और अटैकर जो है, मलिशियस यूजर जो है, वो होशियारी क्या दिखाता है कि उसने अपना जो बटन बनाया है वो बटन उस जगह पे डालेगा जहां पे अमेजोन का परचेज वाला बटन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो यानी ये बटन जो मलिशियस यूजर ने बनाया क्लिक टू प्ले, इसके पीछे एक और बटन है और वो है अमेजोन का परचेज का बटन। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलें। अब अगर विक्टिम जो है वो बटन के ऊपर, क्लिक टू प्ले के ऊपर क्लिक करता है, तो विक्टिम तो समझ जाए कि मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं ताकि एनिमेशन को रन हो जाए, पर इन रियलिटी वो क्लिक टू प्ले बटन पे क्लिक नहीं कर रहा, वो अमेजोन के परचेज वाले बटन पे क्लिक कर रहा है। और अगर वो परचेज वाले बटन पे क्लिक करेगा और ऑलरेडी वो अमेजोन के अकाउंट में साइंड इन है और ऑलरेडी उसकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन अमेजोन के पास पड़ी हुई है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक परचेज हो जाएगी। ठीक है, उस यूजर बेचारे को पता भी नहीं और उसने कोई चीज खरीद ली है, और वो अगर बड़ी महंगी चीज है तो उसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज को जो है मैं आपको थोड़ा सा कोड के थ्रू शो करना चाहता हूँ। यानी एक अगर HTTP का, सॉरी HTML का पेज है, ठीक है, तो उसके अंदर एक स्टाइल डिफाइंड है। ये स्टाइल बेसिकली क्या करता है, स्टाइल बेसिकली बताता है कि अगर इस पेज में कोई भी आई फ्रेम डाला तो उस आई फ्रेम की विड्थ 400 पिक्सल होगी, हाइट 100 पिक्सल होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट है, छोड़ दें, टॉप 0 है, लेफ्ट -20 है, इसे भी इग्नोर कर दें। जो मेन पॉइंट है ना वो है नंबर 1, ओपेसिटी 0 है। ओपेसिटी 0 का मतलब है कि आई फ्रेम के अंदर जो भी चीज होगी वो नजर नहीं आएगी। ओपेसिटी 1 का मतलब है कि जो भी चीज है वो एग्जैक्ट पूरी की पूरी ठोस नजर आएगी। ठीक है, और ओपेसिटी जो है, आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो ओपेसिटी 0 से लेके 1 तक वेरी की जा सकती है। 1 बिल्कुल सॉलिड होता है और 0 का मतलब है बिल्कुल इनविजिबल। ठीक है, और अगली जो आपने स्टाइल डिफाइन किया है वो है कि जो भी आई फ्रेम इस्तेमाल होगा उसका जी इंडेक्स 1 होगा। जी इंडेक्स 1 का मतलब है कि अगर आपके एक ही वेब पेज पे दो चीजें एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है, तो कौन सी वाली चीज ऊपर होगी, कौन सी वाली नीचे होगी। तो जिसका जी इंडेक्स ज्यादा है वो ऊपर होगा, जिसका जी इंडेक्स कम है वो नीचे या पीछे होगा। यानी इसका मतलब है कि आई फ्रेम का जी इंडेक्स 1 है और जो एक्चुअल वेब पेज में जो यूजर ने बटन बनाया था अपना क्लिक ऑन मी, उस बटन का जी इंडेक्स लेट्स सपोज 0 है। तो होगा क्या कि आई फ्रेम उस बटन के ऊपर है, तो अगर आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो इन रियलिटी आप उस बटन पे क्लिक नहीं कर रहे, आप आई फ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं और आई फ्रेम आपको नजर नहीं आ रहा। तो आई फ्रेम में अगर कोई बटन था जो कि नजर नहीं भी आ रहा, क्योंकि जी इंडेक्स 1 है वो ऊपर है, तो उसका बटन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, एनीवे ये हमने स्टाइल डिक्लेयर किया। नीचे आ जाए
तो एक उसने अपने वेब पेज के ऊपर मलेशियस यूजर ने लिख दिया कि क्लिक टू गेट रिच नाउ। उसके बाद उसने आई फ्रेम इंक्लूड किया है, और आई फ्रेम की सोर्स क्या है? अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है उसका पेज, ठीक है। और साथ ही उससे फिर एक बटन भी इंक्लूड कर दिया जो कि क्लिक हेयर का बटन है। और ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये वेब पेज नजर आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ है क्लिक टू गेट रिच नाउ, और बटन है क्लिक हेयर, ठीक है। पर होगा क्या? ये जो चीज है, इस पूरे के ऊपर इन रियलिटी एक आई फ्रेम भी एग्जिस्ट करता है। amazon.com/xyz.html जो है वो इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, पर वो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी ओपेसिटी 0 की हुई है। और जी इंडेक्स 1 का मतलब है कि वो ऊपर है और ये वाली जो चीज है ये नीचे है उसके। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करता है तो इन रियलिटी ये बटन क्लिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बटन के ऊपर आई फ्रेम बना हुआ है, तो वो आई फ्रेम क्लिक हो रहा है जो कि आपको नजर भी नहीं आ रहा, ठीक है। और उस आई फ्रेम में जो अमेजोन का पेज लोड हुआ है वो इस तरीके से लोड हुआ होगा कि परचेज का बटन जो है ना वो एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर लाई करता होगा, नजर नहीं आएगा पर एग्जिस्ट करता है इधर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो परचेज का amazon.com/xyz.htm का जो परचेज बटन है वो क्लिक होगा। क्लिक हेयर वाला जो बटन है ये क्लिक नहीं होगा, और आप समझ रहे होंगे कि आपने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये क्लिक जैकिंग का एक परफेक्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल है। एनी क्वेश्चन क्लास? ठीक है, तो ये क्लिक जैकिंग है। अब क्लिक जैकिंग माउस क्लिक से करना आसान है, मोबाइल स्क्रीन टैप से करना आसान है। प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है? जब आप क्लिक जैक इस्तेमाल करना चाहें क्लिकिंग के लिए नहीं, कीबोर्ड की इनपुट एंटर करने के लिए। यानी इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि लेट सपोज आपने, जो यूजर है मलेशियस यूजर, उसने वेबसाइट बनाई है, उसमें उसने एक यूजर नेम पासवर्ड की फील्ड डाली है, ठीक है। और इसके ऊपर उसने एक आई फ्रेम लगा दिया है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पे एक आई फ्रेम है जो कि इनविजिबल है, और उस आई फ्रेम में उसने लेट सपोज gmail.com का पेज शो किया है, और उसका जो यूजर नेम वाली फील्ड है वो यहां पे है, और उसकी जो पासवर्ड वाली फील्ड है वो यहां पे है, ठीक है। तो मसला क्या होगा कि यहां पे अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा तो वो कहां पे एक्चुअली डाल रहा होगा? gmail.com के पेज पे, जो कि नजर नहीं आ रहा। और इट इज पॉसिबल कि अगर gmail.com का पेज नजर नहीं आ रहा तो आप जो चीज टाइप कर रहे हैं शायद वो भी नजर ना आए, ठीक है। टाइप आप कर रहे हैं पर वो नजर नहीं आ रहा, तो इट इज पॉसिबल कि यूजर अगर देखे कि मैं टाइप कर रहा हूँ नजर कुछ नहीं आ रहा, तो उसे शक हो जाए कि शायद ये क्लिक जैकिंग हो रही है, ठीक है। तो उसे पे फूल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किया जा सकता है पर मुश्किल होता है। पर क्लिक जैक है, क्लिक जैकिंग जो मैंने अभी माउस क्लिक और मोबाइल स्क्रीन टैप के साथ मैंने जो एग्जांपल शो किया है वो जो है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है क्लास। तो क्लिक जैकिंग की समझ आ गई है? अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लें क्योंकि हमने इसी के ऊपर पूरा लेक्चर बिल्ड करना है, और आज अनफॉर्चुनेटली टाइम भी हमारे पास कम है तो हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ऑलराइट, मूविंग ऑन देन, ठीक है। क्लिक जैकिंग की और डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। एक है लाइक जैकिंग, ये बेसिकली है क्लिक जैकिंग, पर यहाँ पे आप यूजर को ट्रिक करते हैं ताकि वो किसी फेसबुक पेज या किसी फेसबुक अकाउंट या किसी और सोशल मीडिया पोस्ट, अकाउंट या पेड को लाइक कर दे अनइंटेंशनली। यानी मैं अपनी तरफ से कोई बटन पे क्लिक कर रहा हूं पर वो क्लिक जैक है, लाइक जैक है सॉरी, यानी इन रियलिटी वो मुझे शो नहीं कर रहा पर वहां पे फेसबुक का कोई और पेज खुला हुआ है, और मैं जब क्लिक करता हूँ उस जगह पे तो एक्चुअली उस पेज को लाइक कर देता है। अब लाइक जैकिंग जो है इसके दो मसले हो सकते हैं। एक तो सिंपल है ना
कि लाइक जैकिंग से किसी बंदे को आप बिला वजह की लाइक्स जो है बूस्ट कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे वो उतना ज़्यादा पॉपुलर होगा और लोग उसकी वेबसाइट को उतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये अनफेयर है, पर इसकी वजह से कोई आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर आप एक दूसरा एग्जांपल देखें, कोई ऐसा वेब पेज है जो कि एक्सट्रीमली रेसिस्ट किस्म का या टेररिस्ट किस्म का वेब पेज है। अब आप लाइक जैक करते हैं, यानी जान के नहीं करते, आपको ट्रिक किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप बटन दबाते हैं तो उस पेज को लाइक कर दिया जाता है। तो अब मसला क्या होगा? अगर वो रेसिस्ट या टेररिस्ट किस्म की वेबसाइट है तो पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, कहेगी कि आप किस तरह की वेबसाइट को लाइक कर रहे हैं। तो तब जो है आप फंस सकते हैं, इवन दो आपने जान के नहीं किया। ठीक है, तो क्लिक जैकिंग, लाइक जैकिंग, ये सारी खतरनाक चीज़ें। फिर और क्लिक जैकिंग की टाइप हो सकती है कुकी जैकिंग या फाइल जैकिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूज़र जो है उसे ट्रिक किया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी, बेध्याने में, गलती से वो अपने कंप्यूटर पे जो फाइल्स हैं या अपने कंप्यूटर में कोई कुकी है उसकी एक्सेस मलिशियस यूज़र को दे दे। यानी आई फ्रेम में मलिशियस यूज़र ने कोई गलत मलत किस्म का कोड रन किया है और वो कोड जो है वो बेसिकली आपको आपके कंप्यूटर की फाइल्स या कुकीज़ को जो है वो कॉपी कर ले। ठीक है, तो ये एक और टाइप होती है। अब बात यह है, क्लिक जैकिंग की प्रॉब्लम क्लियर है? क्लिक जैकिंग है क्या? इस पे कोई सवाल है तो पूछ लें। आपको मेन क्लिक जैकिंग पता होनी चाहिए बस। ओके, अब मूविंग ऑन, क्लिक जैकिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। हम जिस चीज पे अभी फोकस करेंगे वो है सर्वर साइड पे एक्स फ्रेम ऑप्शन। यानी आपके ब्राउजर ने अगर कोई रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, तो सर्वर ने जो रिस्पांस भेजी है उसके अंदर एक्स फ्रेम ऑप्शन की फील्ड सेट होगी। क्यों सेट होगी? ताकि क्लिक जैकिंग को प्रिवेंट किया जा सके। ऑलराइट, तो अब इसमें होता क्या है, आपका कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, अब इसकी डिटेल देखते हैं। एक वेब सर्वर है फॉर एग्जांपल अमेजोन का। अब अमेजोन जो है इट कैन रिस्पॉन्ड टू अ ब्राउजर रिक्वेस्ट विद एन एक्स फ्रेम ऑप्शन, HTTP हेडर। ठीक है, और इसका मकसद क्या होगा कि ब्राउजर जो है वो अमेजोन के पेज को किसी आई फ्रेम, किसी और के पेज में एम्बेड करने की इजाजत देगा कि नहीं। यानी क्लिक जैकिंग का जो मैंने आपको टैग दिखाया पीछे, उसमें क्या होता है कि मलेशियस यूजर ने एक वेब पेज बनाया है, उसके अंदर एक आई फ्रेम बनाया है और उस आई फ्रेम के अंदर अमेजोन का पेज लोड कर दिया है और वो नजर भी नहीं आ रहा क्योंकि आई फ्रेम इनविजिबल है। तो अगर अमेजोन जो है वो एक्स फ्रेम ऑप्शन की फील्ड सेट करके रिस्पॉन्ड करता है तो उससे क्या होगा कि ब्राउजर को पता चल जाएगा कि मैंने अमेजोन के पेज को आई फ्रेम के अंदर एम्बेड करने की इजाजत देनी है कि नहीं देनी। और उसके लिए एक्स फ्रेम ऑप्शन में 3 ऑप्शन पॉसिबल वैल्यूज होती है। एक वैल्यू होती है डिनाई की। डिनाई का मतलब है कि अगर अमेजोन अपने पेज में लिखता है डिनाई एक्स फ्रेम ऑप्शन कोलन डिनाई, तो उसका क्या मतलब है कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट, वो अगर आई फ्रेम में या किसी HTML ऑब्जेक्ट के अंदर अमेजोन के पेज को एम्बेड करना चाहती है तो ब्राउजर जो है उसे एम्बेड करने नहीं देगा, उसे डिस्प्ले ही नहीं करेगा, उसे लोड ही नहीं करेगा, अमेजोन के पेज को इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। दूसरा लेवल होता है सेम ओरिजिन, कि वेब पेज जो है उसे अगर अमेजोन की तरफ से जो रिस्पांस पैकेट आ रहा है उसके अंदर हेडर के अंदर एक्स फ्रेम ऑप्शन की फील्ड है और उसकी वैल्यू है सेम ओरिजिन, तो ब्राउजर क्या करेगा, वो देखेगा कि जो ओरिजिनल पेज था जिसके अंदर आई फ्रेम है, तो जो ओरिजिनल पेज है उसका ओरिजिन यानी उसकी डोमेन, और जो आई फ्रेम के अंदर पेज एम्बेड किया हुआ है उसकी डोमेन, वो दोनों सेम हैं कि नहीं। अगर सेम है तो वो आई फ्रेम के अंदर जो पेज है वो डिस्प्ले कर देगा। अगर वो सेम नहीं है तो वो उस आई फ्रेम के अंदर पेज को लोड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको एक ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है
इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली डेवलपर अगर चाहता है कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो एटलीस्ट मेरे जो अपने पेजेस हैं वो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर या अपनी कोई एप्लीकेशन है जो कि सेम डोमेन है उसके अंदर तो एम्बेड कर लूँ ना। यानी मेरा एक वेब पेज है, अमेजोन का एक पेज है, अमेजोन अपने किसी और पेज के अंदर उस पेज को एम्बेड करना चाहता है तो अमेजोन को तो इजाज़त होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों अमेजोन के पेज हैं। तो सेम ओरिजिन के केस में अगर वो स्पेसिफाई करता है तो अमेजोन को इजाज़त होगी कि वो अपने किसी पेज में आई फ्रेम के अंदर अपने किसी और पेज को एम्बेड कर दे। पर अगर डिनाई है वैल्यू तो फिर अमेजोन अपने पेज में किसी आई फ्रेम में अपने किसी और पेज को नहीं लोड कर सकता, क्योंकि डिनाई है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। सेम ओरिजिन जो है वो प्रोटेक्शन देता है पर थोड़ी कम है। और तीसरा लेवल होता है अलाउ फ्रॉम, और आगे आप यूआरएल स्पेसिफाई कर देते हैं, यूआरएल कह लें, यूआरआई कह लें। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी वेब पेज है, ठीक है, उसने अगर लिखा हुआ है अपनी सेटिंग में कि ये अलाउ फ्रॉम यूआरआई स्पेसिफाई की हुई है, तो अब क्या होगा कि आपका ब्राउजर एक पेज पे है और उस पेज के अंदर एक आई फ्रेम है और उस आई फ्रेम को वो रिक्वेस्ट करेगा। आई फ्रेम के अंदर जो पेज है, ब्राउजर जब उसे रिक्वेस्ट करेगा तो उसका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा विद अलाउ फ्रॉम और यूआरआई। तो ब्राउजर जब देखेगा तो ब्राउजर चेक करेगा कि ये जो पेज आ रहा है, ठीक है, जो एम्बेडेड है आई फ्रेम के अंदर, इसने जो यूआरआई स्पेसिफाई की है, जो ओरिजिनल पेज था उसकी यूआरआई वही है कि नहीं। अगर वही है तो ब्राउजर जो है आई फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसे एम्बेड करने की इजाजत दे देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर जो बेस पेज ओरिजिनल पेज था वो कुछ और है, वो यूआरआई नहीं है, वो कोई और यूआरआई है, अलाउड यूआरआई नहीं है, और उस पेज के अंदर एक आई फ्रेम है जो कि कहते हैं कि मुझे सिर्फ फलानी यूआरआई में एम्बेड करने की इजाजत है, किसी और पेज में एम्बेड करने की इजाजत नहीं है, तो ब्राउजर फिर उसे एम्बेड नहीं करेगा। और इस वाली फील्ड का फिर यानी इस वाली वैल्यू का फायदा क्या होता है, इस वाले एक्सट्रीम ऑप्शन का फायदा क्या होता है कि अगर कोई पेज है जिसने किसी थर्ड पार्टी को इजाजत देनी है कि तुम अपने पेज में मुझे एम्बेड कर लो, तुम्हें इजाजत है, तो वो फिर कैसे करेगा कि ये जो पेज है ये अपना हेडर में अलाउ, वो अपने हेडर में लिखेगा एक्स फ्रेम ऑप्शन कोलन अलाउ फ्रॉम, और उस थर्ड पार्टी की यूआरएल स्पेसिफाई कर देगी। तो अब वो थर्ड पार्टी का जो पेज है वो जब अपने आई फ्रेम में इस पेज को लोड करने की कोशिश करेगा तो ब्राउजर चेक करेगा कि यस अलाउ फ्रॉम में ये यूआरआई अवेलेबल है, तो वो फिर उस ब्राउजर के आई फ्रेम में उस पेज को लोड करने की इजाजत दे देगा। यानी इसका एक एग्जांपल कर लें ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। एक पेज है, उसका नाम रख लें दराज। एक और पेज है, उसका नाम रख दें अमेजोन, ठीक है। अब दराज क्या, अमेजोन के अंदर लेट्स सपोज एक आई फ्रेम है जिसके अंदर दराज को लोड करना है, ठीक है। दराज जो है वो अपने हेडर में लिखता है एक्स फ्रेम ऑप्शन, ठीक है, और कोलन के बाद क्या लिखता है, डिनाई। तो क्या होगा, अमेजोन का पेज जब आप अपने ब्राउजर में खोलेंगे और उसके आई फ्रेम में दराज लोड होने की कोशिश करेगा तो ब्राउजर उसे रिजेक्ट कर देगा, कहेगा कि नहीं, डिनाई, दराज सिर्फ और सिर्फ अपने पेज में खुल सकता है, किसी और के पेज के अंदर एम्बेड नहीं हो सकता। चलें अगले देखते हैं। अगली ऑप्शन है सेम ओरिजिन, ठीक है। जब ये लोड होने की कोशिश होगी तो ब्राउजर देखेगा कि ओरिजिनल पेज अमेजोन है, उसके अंदर जो एम्बेडेड आई फ्रेम है वो दराज है। सेम ओरिजिन है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्क ओरिजिन है, तो इसकी इजाजत नहीं देगा ब्राउजर, कहेगा कि दराज का डोमेन नेम कुछ और है, ये जिस पेज के अंदर तुम एम्बेड किया हुआ है वो अमेजोन डोमेन है, तो डोमेन ही फर्क है, तो इसकी इजाजत नहीं है, सिर्फ सेम ओरिजिन की इजाजत है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरी ऑप्शन क्या है,
लिखा होगा अलाउ फ्रॉम स्पेस, और स्पेस के बाद लिखा होगा Amazon, ये जगह कम है इसी में गंदा लिख रहा हूँ, amazon.com। अब क्या होगा, आपका ब्राउजर इस पेज को लोड करेगा, इस पेज में आई फ्रेम आएगा, आई फ्रेम में जो पेज है वो देखेगा दराज है, तो देखेगा कि दराज तो है और उसने अलाउ किया हुआ है कहाँ से, amazon.com से। तो वो फिर देखेगा कि ओरिजिनल पेज amazon.com का है, तो amazon.com के अंदर दराज ने हमें इजाज़त दी है कि दराज को एम्बेड किया जा सकता है। तो इसलिए अब क्या होगा कि जब ये पेज लोड होगा तो इसके साथ दराज वाला पेज जो है वो भी आई फ्रेम के अंदर लोड हो जाएगा, ठीक है। पर अगर ये अमेजोन नहीं था, लेट सपोज ये अली बाबा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो अली बाबा का पेज लोड करेगा, आपका ब्राउजर, आपके कंप्यूटर का ब्राउजर, फिर वो उसके अंदर आई फ्रेम देखेगा दराज का, वो चेक करेगा कि दराज ने किसे इजाज़त दी हुई है, तो दराज ने amazon.com को इजाज़त दी है कि मुझे अपने फ्रेम के अंदर एम्बेड कर दो, अली बाबा को नहीं इजाज़त दी। तो अगर आपने अपने ब्राउज़र में अली बाबा खोला है तो ये वाला जो फ्रेम है ये नहीं खुलेगा, वो आपको ब्राउज़र कह देगा कि ये आपका अलाउड नहीं है, ये डोमेन मिसमैच हो रहा है। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, मूविंग ऑन देन। अब मैंने यूएमटी पे कर्ल रन किया था देखने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यूएमटी की दो डिफरेंट साइट्स को कर्ल किया। सबसे पहले मैंने कर्ल में रन किया, और ये वही वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है, उसके अंदर इंटरैक्टिव कर्ल का टूल एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे मैंने लिखा कर्ल www.umt.edu.pk, और जो रिजल्ट रिटर्न हुआ उसके मैंने हेडर देख लिए कि कौन कौन से हेडर इंक्लूडेड है। तो उसमें डेट है, कंटेंट टाइप है, ट्रांसफर इनकोडिंग, कनेक्शन, सेट कुकी, कैश कंट्रोल, एक्सपायर, लास्ट मॉडिफाइड, एक्स पावर्ड बाय, सब कुछ है, पर एक्स फ्रेम ऑप्शंस मिसिंग है। तो अब इस चीज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान अपने वेब पेज के अंदर एक आई फ्रेम रखता है और उस आई फ्रेम के अंदर यूएमटी के पेज को एम्बेड कर देता है ताकि जो ओरिजिनल वेब पेज लोड हो तो उसका आई फ्रेम भी लोड हो और आई फ्रेम के अंदर umt.edu.pk का पेज भी लोड हो जाए, तो वो हो जाएगा क्योंकि एक्स फ्रेम ऑप्शंस इज मिसिंग। उसके बाद मैंने कर्ल किया lms.umt.edu.pk को, और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हेडर रिटर्न हुए हैं उसके अंदर एक हेडर है एक्स फ्रेम ऑप्शंस सेम ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वेब पेज अपने अंदर एक आई फ्रेम डालता है और उस आई फ्रेम के अंदर lms.umt.edu.pk का पेज डाल देता है, एम्बेड कर देता है, तो क्या होगा, आपका ब्राउजर चेक करेगा कि जो ओरिजिनल वेब पेज है वो umt.edu.pk डोमेन का है कि नहीं। अगर है तो फिर आई फ्रेम के अंदर lms.umt.edu.pk नजर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो ओरिजिनल वेब पेज आपने ब्राउजर में खोला है वो किसी और डोमेन का है, फॉर एग्जांपल lums.edu.pk का है, तो उसके आई फ्रेम में अगर lms.umt.edu.pk लोड होने की कोशिश करता है तो क्योंकि सेम ओरिजिन नहीं है तो वो lms.umt.edu.pk को लोड नहीं करेगा। अब इसका फायदा क्या है, क्यों ये डिफरेंट बिहेवियर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी वजह यह है कि यूएमटी चाहता है कि हमारा जो वेब पेज है वो दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पेजेस में एम्बेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेब पेज को देखें। और जब एलएमएस की बात आती है तो यूएमटी चाहता है कि हमारा एलएमएस जो है उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग ही इस्तेमाल करें। ये ना हो कि कोई बाहर का बंदा, कोई मलेशियस यूज़र कोई वेबसाइट बनाए, फॉर एग्जांपल fancy animation.com, उसके अंदर वो एनिमेशन शो कर रहा हो और एक आई फ्रेम एम्बेडेड हो जिसके अंदर lms.umt.pk लोडेड है पर विजिबल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उसकी जीरो है, यानी मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी जीरो है, सॉरी। तो क्या होगा, आप लोग एनिमेशन में वही यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे जो कि एलएमएस वाला है, क्योंकि लोग अपने यूजर नेम पासवर्ड सेम ही रखते हैं यूजुअली।
तो बैकग्राउंड में क्या होगा, LMS आपका हैक हो जाएगा। तो इसलिए UMT चाहता है कि बेशक umt.edu का जो वेब पेज है वो तो एम्बेड हो जाए, पर lms.umt.edu.pk जो है वो सिर्फ और सिर्फ UMT के अपने पेजेस के अंदर एम्बेड हो, कोई बाहर की डोमेन का पेज हो उसके अंदर एम्बेड करने की इजाजत ना मिले। एनी क्वेश्चन क्लास? आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर। ऑलराइट, यस सर, थैंक आ यू, रही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि, और ये सिर्फ बाय द वे, ये जो हम आज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्स फ्रेम ऑप्शंस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, HTTP HSTS देखा था, मुझे भूल गया वो क्या था। ठीक है, तो बात ये है कि आप जो भी हेडर इस्तेमाल करते हैं आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका पेज किसी वेब प्रॉक्सी या कैश के ऊपर पड़ा हुआ है, बेसिकली होता क्या है, मैं जल्दी से क्विक आपको रिकैप कर दूं। मैंने नेटवर्क की क्लास में ये चीज डिटेल में कवर कराई है, जहां पे मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। लेट सपोज ये UMT का नेटवर्क है, लेट सपोज ये इंटरनेट है पूरी दुनिया, और लेट सपोज ये एक UMT का सर्वर है जो कि UMT के नेटवर्क को बाकी की दुनिया से कनेक्ट करता है। ये प्रॉक्सी भी कहते हैं इसे, इसे कैश भी कहते हैं। अब होगा क्या कि इंटरनेट से जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं, जो भी वेब पेज आते हैं, वो इस कैश के अंदर सेव हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि कैश के अंदर सेव क्यों होता है। लेट सपोज कोई वीडियो है, वायरल वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी जो भी था, वो वीडियो काफी वायरल हुई है, UMT का हर बंदा वो वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, तो अगर बार बार UMT में वो वीडियो देखी जा रही है और वो इंटरनेट से बार बार UMT में आ रही है, तो आपकी बैंडविड्थ भी ज़ाया हो रही है और आपको वो वीडियो काफ़ी दूर से लानी पड़ रही है, तो आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर पहले बंदे ने जब वीडियो रिक्वेस्ट की और वो इस कैश के अंदर सेव हो गई, तो अब UMT वाला जब भी उस वीडियो को, कोई भी फर्क UMT के अंदर से रिक्वेस्ट करता है उस वीडियो को, तो वो इंटरनेट से नहीं आएगी, वो अब कैश के अंदर ढूंढेगा कि कैश में वो वीडियो पड़ी हुई है कि नहीं। अगर पड़ी हुई है तो यहीं से आपके पास आ जाएगी। अब इसके दो फायदे हैं। नंबर वन, आपका टाइम बच गया, यानी इंटरनेट से आप कोई चीज मंगवाए तो ज्यादा देर लगती है, अगर आपके लोकल एरिया नेटवर्क में वही चीज पड़ी हुई है तो वो जल्दी एक्सेस हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि याद रखें, UMT बाहर की दुनिया से जो कनेक्टेड है, तो UMT ने कोई PTCL या किसी ISP का कनेक्शन लिया हुआ है, और उस कनेक्शन के लिए UMT बड़े ज्यादा पैसे भी देता है। तो आपकी कोशिश होती है कि उस लिंक के ऊपर सबसे कम से कम ट्रैफिक जाए, जितना काम है वो लोकली सर्व हो जाए, ताकि वो जिस लिंक के आप पैसे दे रहे हैं उस पर ट्रैफिक रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो क्लास ये जो है वेब प्रॉक्सी और कैश का कॉन्सेप्ट होता है। मसला क्या आता है कि आपकी जो कैश होती है या प्रॉक्सी होती है, वो यूजुअली क्या करती है कि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो बेसिकली रिस्पॉन्स थी ना, HTTP रिस्पॉन्स, उसमें जो हेडर थे, जो हेडर फील्ड्स थी, उनको वो डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है या चेंज कर देता है। तो इट इज पॉसिबल कि आपने अगर एक्स फ्रेम ऑप्शन की फील्ड उस वेबसाइट पे थी, पर वो प्रॉक्सी के ऊपर आया और प्रॉक्सी ने जो है UMT की उसमें से एक्स फ्रेम ऑप्शन को डिलीट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब मसला पड़ गया कि अब आपके ब्राउजर जो है उसके अंदर आई फ्रेम है, तो आई फ्रेम में उस पेज को वो लोड कर देगा। क्यों? क्योंकि देखेगा कि वो पेज है और उसके अंदर एक्स फ्रेम की ऑप्शन सेट नहीं है, तो कहेगा कि क्योंकि एक्स फ्रेम की ऑप्शन सेट नहीं है तो ठीक है, इस पेज को आई फ्रेम के अंदर लोड कर दो बेशक। जबकि ओरिजिनली जो पेज था उसने कहा था कि मेरे पेज को किसी आई फ्रेम के अंदर लोड नहीं करना, पर क्योंकि वो हेडर फील्ड ही रिमूव कर दी कैश ने, तो आपका जो है सिक्योरिटी जो है वो बढ़ गई बिल्कुल। ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अगर कोई प्रॉक्सी UMT अगर कोई प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो UMT शुड मेक श्योर कि प्रॉक्सी जो है सिक्योरिटी वाले हेडर्स को रिमूव ना करे।
क्योंकि अगर वो रिमूव करेगी तो नुकसान किसका है? यूएमटी के यूजर का ही नुकसान है, क्योंकि उनको क्लिक जैक बेचारों को कर दिया जाएगा गलती से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब अगला पॉइंट है कि क्लिक जैकिंग जो है, किस टाइप की क्लिक जैकिंग है जो कि एक्स फ्रेम ऑप्शन प्रिवेंट नहीं कर सकती। ठीक है, यानी एक्स फ्रेम ऑप्शन जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें भी खामियां हैं। तो अब उसके कुछ एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल, डबल क्लिक जैकिंग। डबल क्लिक जैकिंग में क्या होता है? आप लेट सपोज एक वेबसाइट है, मलेशियस यूजर ने एक वेबसाइट बनाई है fancyAnimation.com, उसके ऊपर आपको रंग बिरंगी एनिमेशन नजर आ रही है। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसमें वो एक पॉपअप विंडो खोलता है। और याद रखें, आई फ्रेम फर्क चीज होती है, पॉपअप विंडो फर्क चीज होती है। आई फ्रेम का मतलब है कि एग्जिस्टिंग पेज के अंदर एक और पेज एम्बेडेड है। पॉपअप विंडो ये नहीं है। पॉपअप विंडो का मतलब है कि एक अलग ब्राउजर विंडो खुला है, डिफरेंट ब्राउजर विंडो। तो मलिशियस यूजर क्या करता है, एक वेबसाइट बनाता है fancyAnimation.com, जिसके ऊपर आपको खूबसूरत सी एनिमेशन नजर आती है रंग बिरंगी। और वो क्या करता है, वो जल्दी से, आप जब पेज खोलते हैं उसका, तो वो जल्दी से अमेजोन का फॉर एग्जांपल पेज एक पॉपअप विंडो में खोलता है और फौरन ही ब्राउजर विंडो के पीछे कर देता है। यानी आपको फैंसी एनिमेशन ही नजर आ रही होंगी, पर उस ब्राउजर विंडो के पीछे एक और ब्राउजर विंडो खुला हुआ है, और उस ब्राउजर विंडो के अंदर amazon.com खुला हुआ है। जो आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा कि आप वेबसाइट खोलते हैं तो एक पॉपअप खुल के पीछे चला जाता है, और फिर आप जब मेन पेज को मिनिमाइज करते हैं तो आपको नजर आता है कि पीछे और भी पॉपअप्स खुले हुए थे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपअप खुल गया और वो एक्चुअल ब्राउजर विंडो के पीछे चला गया अलहदा विंडो में। अब आपकी जो वेबसाइट है fancyAnimation.com, वो ट्रिक करती है यूजर को कि अपने ब्राउजर विंडो में एक जगह पे डबल क्लिक करें। यानी वो एक बटन दबाता है, उसमें लिखता है कि डबल क्लिक हेयर टू सी बेटर एनिमेशन फॉर एग्जांपल। यानी आप इस बटन पे डबल क्लिक करें तो आपको ज्यादा खूबसूरत एनिमेशन नजर आएगी। अब क्या होगा, आप जो है डबल क्लिक करते हैं, पहला क्लिक जो है वो डबल क्लिक को ट्रीट कैसे करेगा, उसने कोड ऐसे लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट लिखा होगा, जो कि डबल क्लिक को ट्रीट करेगा एज टू डिफरेंट क्लिक्स। यानी डबल क्लिक नहीं है, वो ट्रीट उसे कह रहे हैं एज क्लिक वन एंड क्लिक टू। क्लिक वन जो है वो क्या करेगा, वो करंट ब्राउजर विंडो को बंद कर देगा या पीछे कर देगा, और जो पॉपअप विंडो खुला था उसे सामने ले आएगा। ठीक है, यानी पहली क्लिक पे ये दोनों चीजें हो गई, पर आपने डबल क्लिक किया है, विच मीन्स कि जो सेकंड क्लिक है वो बेसिकली जिस जगह पे हो रहा है, fancyAnimation.com वेबसाइट इंश्योर करेगी कि उस डबल क्लिक वाली जगह पे एम पॉपअप विंडो विजिबल हो जाए, जो कि पीछे हमने कर दिया था फॉरन। और वो जैसे ही विजिबल होगा उसके ऊपर जो अमेजोन का परचेज का बटन था फॉर एग्जांपल, वो क्लिक हो जाएगा। समझ आइए, इस चीज को मैं जल्दी से शो कर दूं। आपने एक फैंसी सा पेज बनाया एनिमेशन का, और आपने कहा कि इस जगह, और जैसी पेज लोड हुआ, इसकी बैकग्राउंड में आपको नजर नहीं आ रहा, पर एक नया पेज ब्राउजर, अलग ब्राउजर विंडो खुला है, आई फ्रेम नहीं, ब्राउजर विंडो ही अलग खुल गया है अमेजोन का, पर ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके पीछे है। अब आपने यहाँ पे लिखा है कि इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करो। आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं, पहला क्लिक होगा तो आपकी उंगली तेज है, पर कंप्यूटर आपकी उंगली से ज्यादा तेज है, तो पहले क्लिक को वो रीड करते साथ ही इसको सारे को हटा देगा, और इसकी जगह पे इसे मूव करके अमेजोन वाला जो पॉपअप था उसे इधर ले आएगा। और दूसरा क्लिक जिस जगह पे होगा वहां पे परचेज का बटन था, आपने परचेज कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, परचेज हुआ है और आपका नुकसान हो गया। और बाय द वे, ये जो डबल क्लिक जैकिंग थी, ये एक दफ़ा इस्तेमाल हुई थी, किसके लिए? गूगल ओ ऑथेंटिकेशन पॉपअप के लिए। यानी किसी मलेशियस यूजर ने वेबसाइट बनाई, कोई फैंसी एनिमेशन फॉर एग्जांपल, और कहा कि इस जगह पे डबल क्लिक करो। किसी आम से यूजर ने वहां पे डबल क्लिक किया
तो पहले क्लिक पे फौरन गूगल ऑथेंटिकेशन वाला फॉर्म खुल गया और दूसरे क्लिक पे फौरन वो ऑथेंटिकेशन का फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया। तो ये हमने पीछे देखा था पिछले लेसन में कि OAuth जो है वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि गूगल या किसी भी वेबसाइट पे आप ऑथेंटिकेट हो जाएं और उसका टोकन किसी तीसरी वेबसाइट थर्ड पार्टी को दे दें। तो बेसिकली आपने गूगल भी ऑथेंटिकेट किया है डबल क्लिक जैकिंग की वजह से, और आपका जो टोकन है वो अब मलिशियस यूजर जो है उसे मिल जाएगा और वो उस टोकन को इस्तेमाल करते हुए आपके गूगल पेज को इस्तेमाल, आपके गूगल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए कोई गलत एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, तो डबल क्लिक जैकिंग जो है वो प्रिवेंट नहीं हो सकती एक्सट्रीम ऑप्शन से, क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्शन जो है वो सिर्फ उसी चीज को प्रिवेंट करता है, उस सिनेरियो को प्रिवेंट करता है जिस सिनेरियो में पेज जो है आई फ्रेम के अंदर लोडेड है, लोड होना चाहता है। अगर नए ब्राउजर विंडो में खुल रहा है तो वो आई फ्रेम नहीं है, वो अलग ब्राउजर विंडो है, उसको एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं केटर करता। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे आ जाए। अगली जो अटैक है वो है क्लिक जैकिंग वाया हिस्ट्री नेविगेशन। इसको भी एक्सट्रीम ऑप्शन प्रिवेंट नहीं करता। इस केस में क्या होता है, आप एक टारगेट पेज खोलें एज अ पॉपअप विंडो, फॉर एग्जांपल amazon.com। अब जब आप कोई यानी यूजर ने कोई वेब पेज खोला है फॉर एग्जांपल fancyAnimation.com, तो वो पेज जैसे ही खोला है क्या होगा, जो मलिशियस जो अटैकर है वो जल्दी से पॉपअप विंडो में amazon.com खोलेगा। अब वो जैसे ही खुलेगा ब्राउजर उसे कैश कर लेगा और इमीडिएटली उस पॉपअप के अंदर आप अटैकर के किसी और पेज को खोल दें। समझ आइए, यानी आपने fancyAnimation.com को खोला, fancyAnimation.com जो पेज है उसने जल्दी से एक पॉपअप खोला, उस पॉपअप विंडो में Amazon खोला, उसे फौरन ब्राउजर ने कैश किया और फौरन Amazon को हटा के उस पॉपअप विंडो के अंदर अगला पेज खोल देगा। फॉर एग्जांपल उसमें लिखा होगा कि क्लिक हियर फॉर मोर ब्यूटीफुल एनिमेशंस। तो आपको तो एक पॉपअप नजर आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ज्यादा खूबसूरत एनिमेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब क्या होगा, अब जो अटैकर है उसने किसी तरीके से ट्रिक करना है यूजर को कि वो उस पॉपअप पेज के ऊपर क्लिक करे। फॉर एग्जांपल वो एक शूटिंग गेम बना देता है, यानी आपने वेब पेजेस पे देखा होगा कि ऊपर एक चीज हिल रही होती है और आपकी कोशिश होती है कि वो जो हिलता हुआ टारगेट है उसके ऊपर क्लिक करें। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, जस्ट बिफोर द क्लिक, यानी आपकी क्लिक करने से एन पहले जो फैंसी एनिमेशन वाला पेज था, जो अटैकर का पेज था, वो जल्दी से history.back का फंक्शन कॉल कर लेगा। यानी आपने माउस को रोल किया है उस जगह पे जहां पे क्लिक करना है और जैसे ही जो अटैकर का पेज है उसने सेंस किया कि माउस सही जगह पे आ गया है, तो क्लिक करने से एन पहले वो फंक्शन कॉल कर लेगा history.back। history.back क्या करता है, पॉपअप विंडो में जो भी पिछला वाला पेज था वो खोल जाएगा और वो पेज था amazon.com का। तो amazon का पेज पॉपअप में खुलेगा और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आप उस शूटिंग गेम में क्लिक नहीं कर रहे होंगे, आपको नजर आ जाएगा कि आपने amazon के बटन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद बेशक पॉपअप बंद कर दे। जो मलिशियस यूजर है उसका काम हो गया कि उसने आपको एक फैंसी एनिमेशन का पेज दिखाया, उसके अंदर एक पॉपअप खोला और पॉपअप में इतनी तेजी से उसने अमेजोन का पेज लोड करके अगला एनिमेशन वाला पेज लोड कर दिया कि आपको पता भी नहीं चला कि इस पॉपअप के अंदर अमेजोन का पेज खुला था पहले। अब जब आप उस जगह पे क्लिक करने लगेंगे तो वो सेंस कर लेगा, जावास्क्रिप्ट कोड रन कर रहा होगा, वो सेंस कर लेगा कि यहाँ पे क्लिक होने लगा, तो वो जल्दी से history.back करके पिछला वाला पेज जो था जो कि अमेजोन का था वो लोड कर देगा और आप जैसे क्लिक करेंगे अमेजोन का बटन क्लिक हो जाएगा। तो ये भी एक्सट्रीम ऑप्शन जो है इस अटैक को भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड, एक्सट्रीम ऑप्शन जो है वो सिर्फ उस चीज को रोकता है जब आई फ्रेम के अंदर कोई पेज लोड करना हो। अगर अलहदा ब्राउजर विंडो में या अलहदा पॉपअप विंडो में कुछ खोलना है
तो उसको एक्स फ्रेम ऑप्शन जो है नहीं रोकता, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ता है। ठीक है, और आखिरी जो अटैक है जो कि एक्स फ्रेम ऑप्शन नहीं रोक सकता वो है नेस्टेड क्लिक जैकिंग। नेस्टेड क्लिक जैकिंग में क्या होता है? ठीक है, आपका एक पेज है, देखिए लेट्स सपोज कि अटैकर जो है वो अपने पेज के अंदर गूगल का पेज जो है उसे एम्बेड कर देता है। यानी एक पेज है fancyAnimation.com, उसके अंदर एक आई फ्रेम है और उस आई फ्रेम के अंदर एक पेज एम्बेडेड है जो कि google.com का है। ठीक है, अब जब मैं fancyAnimation.com का वेब पेज लोड करता हूं अपने ब्राउजर में, तो ब्राउजर चेक करेगा कि फ्रेम के अंदर जो पेज लोड करना है यानी गूगल का पेज, उसमें इजाजत है कि नहीं। तो वो देखेगा कि उसका लिखा हुआ है एक्स फ्रेम ऑप्शन सेम ओरिजिन, तो वो समझ जाएगा कि इस गूगल के पेज को fancyAnimation.com के पेज में एम्बेड करने की इजाजत नहीं है, तो वो नहीं इजाजत देगा। ठीक है, आपने इलीगल मलिशियस यूजर ने fancyAnimation.com के पेज में गूगल पेज लोड किया, एम्बेड किया, और ब्राउजर आपके ब्राउजर ने उसे लोड नहीं किया क्योंकि एक्स फ्रेम ऑप्शन सेम ओरिजिन रिक्वायरमेंट थी। ऑल राइट, अब एक बात याद रखें कि जब भी ब्राउजर एक्स फ्रेम ऑप्शन सेम ओरिजिन चेक करता है तो ब्राउजर सिर्फ टॉप लेवल पेज का ओरिजिन देखता है। ठीक है, यानी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है उसमें एम्बेडेड पेज था google.com, टॉप लेवल पेज क्या था? fancyAnimation.com। तो उसका वो चेक करेगा ओरिजिन, और क्योंकि ओरिजिन का मिसमैच है तो वो पेज को लोड नहीं करने देगा ब्राउजर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है ना अकल, अब ये होती, ये एग्जांपल मैं आपको क्यों करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हैकर कितना अक्लमंद इंसान होता है। हैकर आप देखिए क्या चालाकी करेगा, हैकर को पता है कि एक्स फ्रेम ऑप्शन जो है वो सिर्फ टॉप लेवल जो पेज है उसके ओरिजिन को चेक करता है। तो अब क्या होगा, अटैकर जो है एक पेज बनाता है fancyAnimation.com, उसके अंदर एक आई फ्रेम बनाता है। ठीक है, और उस आई फ्रेम के अंदर google.com का पेज जो है वो एम्बेड कर देता है। ठीक है, जहां तक क्लियर है? ओके, अब क्या होता है, अब इंटेलिजेंस देखें। अगर अटैकर का वेब पेज जो है वो गूगल सर्च के अंदर नजर आ रहा है, यानी गूगल सर्च में इन सम केसेस ऑप्शन क्या होती है कि वो पेज का प्रीव्यू आपको शो कर देता है। तो अब क्या हो रहा है, अटैकर का पेज कौन सा है? fancyAnimation.com, उसके अंदर एम्बेडेड पेज कौन सा है? google.com। पर fancyAnimation.com कहां पे एम्बेडेड है, कहां पे नजर आ रहा है? तो वो google.com के पेज में प्रीव्यू में नजर आ रहा है। और अब ब्राउजर जब चेक करेगा कि google.com का ये वाला जो एम्बेडेड वाला पेज है आई फ्रेम के अंदर जो एम्बेडेड है, इसे लोड करना है कि नहीं, तो वो चेक करेगा कि इसमें ऑप्शन है एक्स फ्रेम ऑप्शन सेम ओरिजिन। तो वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा ये वाला पेज? नहीं, वो चेक करेगा ये वाला पेज जो कि गूगल का सर्च पेज है, और गूगल के सर्च पेज में ओरिजिन क्या है? google.com। और इस एम्बेडेड पेज का ओरिजिन क्या है? google.com। तो बीच वाले को उसने चेक ही नहीं किया, ब्राउजर ने चेक किया कि जो टॉप लेवल है वो गूगल का है। तो अब इसके अंदर जो भी एम्बेडेड पेजेस हैं उनमें अगर कहीं पे भी गूगल एम्बेडेड है उसकी इजाजत दे दो। ये खूबसूरती नजर आई है। तो बेसिकली अटैकर ने क्या किया है कि मलिशियस अटैकर ने क्या किया, मलिशियस पेज बनाया, उसके अंदर एक गूगल या अमेजोन या इस तरह के पेज को एम्बेड किया है। अब उसने किसी तरीके से कोशिश की है कि ये पूरा पेज जो है ये किसी तरीके से गुड वाले पेज के अंदर एम्बेड हो जाए। और उसका मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि आप अपने पेज में गूगल का पेज एम्बेड करें और उस पेज को गूगल सर्च में जब वो नजर आएगा तो वो आई फ्रेम जो है वो भी विजिबल हो जाएगा।
हाँ, अगर आप गूगल सर्च के थ्रू एक्सेस नहीं करते, अगर आप डायरेक्ट fancyAnimation.com को एक्सेस करते हैं, फिर आई फ्रेम के अंदर जो गूगल का पेज आपने एम्बेड, जो malicious यूजर ने एम्बेड किया था, वो नजर नहीं आएगा। फ्लैश यहां तक क्लियर हुआ आपको? यानी ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बेसिकली आज का मेरा मकसद क्या था। एक मैंने आपको क्लिक जैक अटैक बताया, फिर मैंने बताया कि उसके अंदर वीकनेसेस क्या होती हैं, ठीक है, फिर मैंने यानी क्लिक जैक का दुश्मन को फायदा क्या होता है और आपको नुकसान क्या होता है, फिर हमने शो किया कि एक्स फ्रेम ऑप्शन के थ्रू क्लिक जैक को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, और फिर मैंने शो किया है कि कौन सी सिनेरियोज हैं जिसे एक्स फ्रेम ऑप्शन हैंडल नहीं करता, और उन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए ताकि क्लिक जैक मुकम्मल तौर पे रुक जाए आपके ब्राउजर में, शरीफ इंसान के ब्राउजर में, तो उसके लिए पे कुछ और ऑप्शन होती हैं जो कि हम अगली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, आज जो है हमारे यहीं पे पॉइंट खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन क्लास? कोई भी सवाल है तो पूछ लें। नो सर। नो सर। रोजा रोजा लग रहा है। यस सर, गर्मी बहुत है। हाँ यार, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ऑलराइट क्लास, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।